नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार नवजात अपने पर्यावरण के साथ पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक व्यवहार करता है। यहाँ पर ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार नहीं होगा, ये प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो वाला व्यवहार है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्सिव एक्शन जो होते हैं उस तरह के एक्शन की बात करते हैं। तो नवजात व्यक्ति कुछ रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है, जिसके बारे में बात किसने करी है? जीन पियाजे ने करी है कि जो छोटा बच्चा होता है वह कुछ रिफ्लेक्स एक्शन करता है। जैसे हम बात करें तो मोरोन एक्शन हो गया, वेवेंस्की हो गया, इस तरह के एक्शन बच्चे करते हैं, जिसके बारे में पियाजे ने बात करी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 102 है, विकास की दिशा सिर से अंगों की ओर या अनुदैर्ध्य धुरी में होती है। सिर से अंगों की ओर मतलब पहले आपका सिर का विकास होता है, इसके बाद फिर आपकी बॉडी के और भाग डेवलप होते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सेफेलोकोडल डेवलपमेंट। 103 है, बालक भौतिक से सामाजिक वास्तविकता की संकल्पना बनाता है। यह किस तरह का लक्ष्य है? भौतिक से सामाजिक वास्तविकता की संकल्पना बना रहा है। संकल्पना बना रहा है मतलब माइंड से रिलेटेड है, यानी कि आपके बौद्धिक विकास से रिलेटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बालक एक गतिविधि के लिए कितने मिनट से ज़्यादा तक नहीं बैठ सकते? तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक गतिविधि के लिए 10-15 मिनट से ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 105 है, कल्पनात्मक खेलों को अन्य खेलों पर वरीयता दी जानी चाहिए। कल्पनात्मक खेलों को ज़्यादा वरीयता क्यों दी जानी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जानी चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है? इससे होता है बच्चे का कल्पनात्मक खेलों को सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बौद्धिक विकास होगा इससे। ऑप्शन नंबर बी ही होगा राइट आंसर। कल्पनात्मक खेलों से बच्चे का बौद्धिक विकास और अच्छे तरीके से होगा और उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सही तरीके से होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। निम्नलिखित में से किसके अनुसार पर्यावरण वह है जो एक वस्तु के तुरंत चारों ओर है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है? तो ये डेफिनेशन दी गई है गिलबर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, जुड़वा बच्चों पर ध्यान किए गए हैं और एक निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तिक अंतर लाने में आनुवंशिकता का महत्वपूर्ण कारक है। इस अध्ययन में कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो कि शामिल थे? तो डेविड वेनफील्ड ये शामिल थे इस अध्ययन में। ठीक है, जुड़वा बच्चों पर उन्होंने प्रयोग करके देखा कि जो जुड़वा बच्चे उनमें बहुत समानताएं होती हैं, तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आनुवंशिकता एक बहुत बड़ा कारण होता है। आगे बात करेंगे, ये मस्तिष्क की अवस्था है जो अध्येता की पसंद नापसंद को दर्शाती है। आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है ये किस पर डिपेंड करता है? ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, जिसे हम अभिवृत्ति या फिर उसकी प्रवृत्ति या इंटरेस्ट बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अभियोग्यता तो एप्टीट्यूड होता है कि आप किस हद तक काम कर सकते हो, कितना कितना कर सकते हो। ठीक है, जो एग्जामिनेशन जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं ये एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ये आपकी एप्टीट्यूड को मेजर करते हैं। 109 है, पारिवारिक विषय पर गतिविधियों और अनुभव बच्चों में किसको बढ़ावा देंगे? पारिवारिक विषयों में गतिविधि और अनुभव बच्चों में स्वयं जागरूकता को, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ावा देंगे। 1010 है, शिक्षक बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने वाला समाज का क्या है ताकि वे राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया को त्वरित करते हुए एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी उठा सकें? तो शिक्षक एक तरह का एजेंट है। ठीक है, वांछित परिवर्तन लाने वाला शिक्षक क्या है? एक एजेंट है समाज का। क्वेश्चन नंबर 110 है, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध में स्थापित किया जाता है। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के बीच एक निकट संबंध कब होगा? जब आप अनुसंधान कर रहे होगे, यानी कि रिसर्च कर रहे होगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 112, उत्पत्ति के अनुसार शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के या लैटिन मूल के अंतर्गत किससे निकला है? तो जो एजुकेशन शब्द है वो एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम तीनों से ही निकला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा इसका। 113 है, शिक्षा की एक प्रक्रिया है जो एक सटीक तरीके से पाठ्यक्रम सीमित और परीक्षोन्मुख है। पाठ्यक्रम सीमित है जिसका लिमिटेड सिलेबस होता है और जिसमें एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो वो होती है आपकी औपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किसके द्वारा विकसित किया गया? सर जॉन एडम्स के द्वारा विकसित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। 2018 में जो
कितने शायद 4 या 5 सेट हुए थे, इन पांचों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिध्रुवी प्रणाली का होगा। बिल्कुल, त्रिध्रुवी प्रणाली किसने दी? जॉन डीवी ने दी। स्टूडेंट, टीचर एंड करिकुलम, ये 3 ध्रुवों को मानते हैं। इन तीनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है आपका अधिगम। शिक्षा जीवनमुखी है। लाइफ ओरिएंटेड कौन सी है? तो जो अनौपचारिक होती है वो आपकी लाइफ ओरिएंटेड होती है। लाइफ ओरिएंटेड मतलब जिसमें आप लाइफ से कुछ सीखते हो। तो जो नॉन फॉर्मल होती है, सॉरी इनफॉर्मल होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन आपके फ्रेंड से, पड़ोस से, रिलेटिव से, फैमिली से होती है, तो ये लाइफ ओरिएंटेड है, यानी कि आप जीवन से ही सीख रहे हो कुछ। ट्रू एजुकेशन, ट्रू एजुकेशन बुक पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं ट्रू एजुकेशन पुस्तक का लेखक। 118 को पश्चिमी विश्व को वेदांत एंड भारतीय दर्शन और योग का परिचय कराने वाली शख्सियत समझा जाता है। तो विवेकानंद ही थे जो पश्चिमी देश गए थे, यानी अमेरिका वगैरह ये गए थे, और वहां पर उन्होंने योग वगैरह के बारे में प्रचार प्रसार किया था। 119 है, दिनों में शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः अनौपचारिक होती थी। कौन से दिनों में होती थी? तो जो प्रारंभिक दिन है, यानी कि वैदिक काल है, वहां पर शिक्षा पूरी तरह से अनौपचारिक होती थी। एक बात और बता दूं कि NIOS की समरी की क्लासेस चल रही हैं। इन क्लासेस को देखना नहीं भूलिएगा, आपके सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हुए जाएंगे। 120 है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीवन का उच्चतम लक्ष्य में भौतिक सफलता प्राप्त करना, मतलब कौन है जिनके जीवन का उच्चतम लक्ष्य यह है कि भौतिक सफलता प्राप्त करना? तो जो रोमन है, रोमन लोग जो हैं, इनका उच्चतम लक्ष्य है भौतिक सफलताओं को प्राप्त करना। 121 है, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता कौन है? तो फ्रेडरिक फ्रोवेल जो है वो किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता हैं। किस शताब्दी में व्यवहारवाद का उद्भव हुआ? यह व्यवहारवाद है आपका प्रैग्मेटिज्म वाला। जो प्रैग्मेटिज्म है इसकी बात सबसे पहले तो की गई थी 1870 में। किसने की थी? इसकी की थी चार्ल्स पियरे। फिर इसके बाद इसको 1900 प्लस में जॉन डीवी वगैरह ने, इनने इसको और आगे बढ़ाया, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, इन लोगों ने। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी संकल्पना का जो सही उद्भव है वो 20वीं शताब्दी में हुआ है, क्योंकि 1900 से आगे जा रहा है तो 20वीं शताब्दी शुरू हो ही गई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आर्थिक प्रगति की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। 124वां, एक महत्वपूर्ण प्रचलन है जो नई सदी में विश्व को गहराई से प्रभावित कर रहा है। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? आज के टाइम में सबसे ज्यादा चल रहा है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 125 है, अध्ययन की विधि पहचानी जो एक प्राकृतिक व्यवस्थापन में एक उभरती हुई या महसूस की गई समस्या को सुलझाने के लिए की जा रही वास्तविक जीवन की गतिविधियों से संबंधित है। वास्तविक जीवन की गतिविधियों से संबंधित है। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसी प्रॉब्लम को उठाया गया है। तो ये कब किस में होता है? ये सब होता है परियोजना में, यानी कि प्रोजेक्ट में। 126 है, TVLT मतलब टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। 127, चार्टों का एक क्रम जो एक वलय हुक या एक कोष्ठक द्वारा बंधा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं फ्लिप चार्ट। फ्लिप मतलब इसको फ्लिप किया जा सके। एक बालक एक भाषा विकसित करने में कितनी बार रिपीट हुआ? ये क्वेश्चन 4 वर्षों में सक्षम हो जाता है, जो दी गई भाषा के सही होने, उपयुक्त शब्दों, सिद्धांतों, व्याकरण की दृष्टि से सही होने को मिलान करती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। पहले भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें, बहुत रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। 129 है कि पुस्तक बालक में मापन संकल्पनाओं के विकास की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब किसकी बुक ने बालक में मापन संकल्पना किस तरह से विकसित होती है जिसमें हमें समझने में सहायता करी है? तो जीन प्याजे की बुक ने सहायता करी कि बच्चों में मापन संकल्पना किस तरह से विकसित होती हैं। जिसमें बोली जाने वाली 5000 भाषाओं का 1/3 कहाँ बोला जाता है? भारत में। भारत में लगभग 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जन्म से प्रत्येक बच्चे की भाषा साक्षरता और के लिए उच्च गुणवत्ता अध्ययन अवसरों तक होनी चाहिए। देखिए, जन्म से प्रत्येक बच्चे की भाषा साक्षरता और गणित के लिए उच्च गुणवत्ता अध्ययन अवसरों तक पहुंच होनी चाहिए। मतलब उसे अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि उसे भाषा की शिक्षा अच्छे तरीके से मिले, गणित की शिक्षा अच्छी तरीके से मिले और साक्षरता अच्छी तरीके से मिले। हालांकि साक्षरता के अंदर भाषा गणित सभी आ जाते हैं, बट ठीक है, DSSS भी है। एक नवजात का मस्तिष्क अत्यधिक प्रभावशाली होता है और आरंभिक वर्षों के दौरान भाषा सहित कुछ लक्ष्यों को सीखना अत्यंत आसान होता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक, जो बाल्य अवस्था है, बाल्य अवस्था तक बच्चा भाषा बहुत जल्दी सीख सकता है। इसके बाद फिर दिक्कतें होती हैं।
साक्षरता की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है। विशेषज्ञों ने पाया है कि सफलतापूर्वक पढ़ने और लिखने के लिए आरंभिक वर्षों में बच्चों को कौन कौन से कौशल में महारत होनी चाहिए। आरंभिक वर्षों में बच्चों में भाषा और कूट संबंधित कौशलों में महारत होने चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग की अंडरस्टैंडिंग उनमें होना चाहिए। 136 है, सफल साक्षरता अध्ययन संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक कौशल के एक बृहद समुच्चय पर निर्भर करता है, जिसमें क्या शामिल है। सफल साक्षरता अध्ययन संज्ञानात्मक सामाजिक भावनात्मक कौशल के एक बृहद समुच्चय पर निर्भर करता है, जिसमें शामिल होगा। इसमें शामिल होगा, देखो इसमें ध्यान देना भी शामिल आ जाएगा, आपकी स्मृति भी आ जाएगी और स्व नियंत्रण भी आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। चित्रण, घसीटना, लिखने का दिखावा करना किसके महत्वपूर्ण पहलू हैं, आपके लिखने के महत्वपूर्ण पहलू हैं। संरचनात्मकता का तरीका एक बालक को अपने पर्यवेक्षण, अनुभव और प्रयोगों द्वारा रूपांकन करने की अनुमति देता है। यह सीखने का कौन सा तरीका है, यह सीखने का है, अनुभव प्रयोगों का रूपांकन करने की तरीका दे रहा है। यह संज्ञानात्मक तरीका कहलाएगा। तो कौन सा संज्ञानात्मक तरीका, कॉग्निटिव, इंग्लिश में कॉग्निटिव लिखा है, कॉग्निटिव लिखा है। 138 है, प्राथमिक या तात्विक चरण पर बच्चों के लिए एक ग्राहक कौशल मतलब कि रिसेप्टिव स्किल कौन सी है। रिसेप्टिव स्किल जिसमें आप कुछ रिसीव कर रहे हो, तो पर्यवेक्षण में तो रिसीव करेगा नहीं, भाग लेना भी नहीं करेगा, बोलने में तो प्रोडक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, सुनना रिसेप्टिव स्किल होता है। देखने, सुनने और निष्पादन के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गैर मौखिक। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए क्यों है इसमें थोड़ा सा डाउट है, बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही लेके चलेंगे अभी हम। गैर मौखिक जो होते हैं वो देखने, सुनने और निष्पादन के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, क्योंकि मौखिक जो होते हैं ना, मौखिक होते हैं बोलने के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है देखने, सुनने और निष्पादन के माध्यम से। गैर मौखिक में आपके हाव भाव, आपके जो बॉडी के गेस्चर्स हैं वो सब आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। 140 है, सुनने और बोलने के अभ्यास में बात के अर्थ के लिए महत्वपूर्ण है। सुनने और बोलने के अभ्यास में क्या महत्वपूर्ण है, सुनने और बोलने के अभ्यास में आपकी स्वर शैली अर्थ के लिए महत्वपूर्ण है। स्वर शैली मतलब आप एक शब्द बोल रहे हो, उस शब्द को आप किस तरह से बोल रहे हो। जैसे हम अच्छा 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 जो बोलते हैं, उसके कई प्रकार होते हैं बोलने की, ठीक है, तो इसलिए। 141 है, शब्दों का प्रयोग किए बिना संदेशों को भेजने की कला क्या कहलाती है, मूक अभिनय कहलाती है। मूक अभिनय में बोलते नहीं है लेकिन संदेश पहुंच जाता है। पद्यक के दो घटक होते हैं, पद्यक नहीं, ये राइम है। राइम, जो राइम्स हैं उसके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंत पदक, यानी कि जैसे हम बोलते हैं एंड राइम, और एक होता है आंतरिक पदक, यानी कि इंटरनल राइम। इंटरनल राइम मतलब कि जो आपकी पोयम है, पोयम के बीच में ही कुछ वर्ड ऐसे हैं जो राइम कर रहे हैं। एक तो वो होता है जब आप पोयम करते हो तो जो एंड वर्ड जो होता है वो सेम राइम होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बीच वाले इतनी जो लाइन है, इस लाइन में 4 वर्ड ऐसे हैं, वही 4 वर्ड यहाँ पर है, तो इनकी राइमिंग हो रही है और आखिरी के वर्डों की राइमिंग नहीं हो रही, तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल राइम, यानी कि आंतरिक पद। 143 है, एक क्यूमुलो क्या 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 अर्थ है। जो क्यूमुलो है ना, क्यूमुलो का अर्थ होता है दोहराई जाने वाली कथा। कौन सी कथा, दोहराई जाने वाली कथा। लिखने के प्रकार जैसे पत्रों, शब्दों और वाक्यों की प्रतिलिपि बनाना किस स्तर पर किया जाता है, ये सब काम किया जाता है प्राथमिक स्तर पर। जैसे आपने बच्चों को आ लिख के दे दी और बच्चा आप कॉपी में आ इस तरह से लिख के ला रहा है। दो भाषाओं को समझ पाना परंतु स्वयं को एक ही भाषा में अभिव्यक्त कर पाना, ये कहलाता है आपका ग्राह द्विभाषावाद। समझ तो दो जाते हैं लेकिन आप प्रोडक्ट एक ही कर पाते हो। अच्छा, ये पेपर मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ थोड़ा फास्ट, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर हमने डिस्कस करे हैं 3, उनमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन अलग हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं। लैंगिक उत्पीड़न में निम्नलिखित में से एक कार्य या व्यवहार सम्मिलित नहीं है। देखिए, पोर्नोग्राफी दिखाना ये तो रहेगा ही, शारीरिक संपर्क ये भी रहेगा, यौन अनुग्रह हेतु मांग या अनुरोध ये भी रहेगा, लेकिन बुरी भाषा का प्रयोग कोई ज़्यादा हद तक इसमें माना नहीं गया। ये क्वेश्चन एक पेपर में और आया था जिसमें इस तरह के ऑप्शन थे और एक ऑप्शन था ऑल ऑफ द एवं, उपरोक्त सभी था, हमने उपरोक्त सभी टिक करा था, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं, इसलिए हम सी को नहीं मानेंगे, बाकी इन सबको हम मानेंगे। महिलाओं की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया, अनुच्छेद 14 के द्वारा।
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, जो महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है, यह पारित हुआ था 2013 में। निर्भया केस आपको याद होगा, उसके जस्ट शायद बाद ही हुआ था ये। 150 है, शब्द लैंगिक भूमिका 1955 में सबसे पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? जॉन मनी के द्वारा प्रयोग किया गया था 1955 में सबसे पहली बार। अच्छा चलो पूरा पेपर ही डिस्कस कर लेते हैं कि साथ। एक गुण या क्षमता जिसके साथ कोई जन्मता है क्या कहलाती है? कोई व्यक्ति जिसके साथ जन्म लेता है तो वह क्या, देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी माना गया, अक्षय निधि। लेकिन बुद्धिमत्ता भी होता है क्या? इंटेलिजेंस के साथ भी व्यक्ति जन्म लेता है, बट इंटेलिजेंस वातावरण के साथ चली जाती है। अक्षय निधि वो होती है जो विरासत में आपको चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी को इसका राइट आंसर माना है कि विरासत में जो चीज़ें मिलती हैं वो वही हैं जो जन्म के साथ जो व्यक्ति पैदा होता है और उससे मिल जाती हैं। बट हम ये नहीं कह सकते ये कोई क्षमता नहीं होती अक्षय निधि, बट इसे हम रखेंगे डाउट में, आपको सही बताऊं तो, ठीक है। क्योंकि प्रवृत्ति नहीं बुद्धिमत्ता तो होती है, लेकिन बी आंसर माना गया था इसका। चलो डाउट में रखेंगे इसको, एक क्वेश्चन डाउट चलता है यार, मतलब। 152 है, भारत में गुरुकुल प्रणाली कब से चल रही है? वैदिक काल से चल रही थी। लैंगिक भूमिका की संकल्पना की पुस्तक से विकसित हुई। लैंगिक भूमिका की संकल्पना विकसित हुई है कैरोलिन मॉसर की पुस्तक से। किसकी बुक से? कैरोलिन मॉसर। अधिक खुला और विद्यालय जाने से अधिक समावेश है। जो शिक्षा है ना, शिक्षा सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित नहीं, उससे भी बहुत आगे तक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। उन मीडिया संसाधनों की पहचान करें जो अध्यापन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। समाचार पत्र भी हो सकते हैं, चित्र भी हो सकते हैं, प्रदर्शनी भी हो सकती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। 156 है, भाषा अध्ययन के अन्योन क्रियात्मक सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन क्रियात्मक सिद्धांत पर आधारित कौन सा होगा? क्षमता आधारित तो होगा नहीं, संज्ञानात्मक भाषा अध्ययन ये भी नहीं होगा, संप्रेषणीय अध्ययन और सहकारी होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी में तो इंटरेक्शन होगा ना बच्चों के बीच आपस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इनमें से कौन से बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकते हैं? आनुवांशिकता भी करती है, बुद्धिमत्ता भी करती है, सामाजिक प्रवृत्ति भी करती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। जन्म पूर्व लिंग निर्धारण या लिंग चुनाव के बाद कन्या भ्रूण को हटा देना। जन्म से पहले ही हटा रहे हो, जन्म से पहले ही हटा रहे हो, इसका मतलब यह है कन्या भ्रूण हत्या, जो कि पाप है। 159 है, अंग्रेजी में 26 अक्षर तो सुनने और बोलने के लिए होते हैं। कितनी ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं? 44 का यूज करते हैं, ठीक है। क्या होंगे? 21 होंगे हमारे कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, और 5 होंगे वोवल्स। ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे 24 साउंड, ये प्रोड्यूस करते हैं 20 साउंड, तो ये हो जाते हैं टोटल 26, और साउंड हो जाते हैं टोटल 44। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन के अंतर्गत नहीं आता है? संज्ञानात्मक डोमेन के अंतर्गत नहीं आता, हमारे चिन्हित करना नहीं आता, ज्ञान, मूल्यांकन, समझ, ये तीनों ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। 161 है, बालक स्वयं के वाक्यों द्वारा सीखे हुए को अभिव्यक्त करने में जहां बालक सक्षम है, वहां चीजों के अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? देखो, बालक स्वयं के वाक्यों द्वारा सीखे हुए को अभिव्यक्त करने में जहां बालक सक्षम है, वहां चीजों के अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता। चीजों के अर्थ को भी ग्रहण कर पा रहा है, यानी कि उनको समझ पा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे समझ, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अनुप्रयोग जब उसको अप्लाई कर रहा होता है, एनालिसिस जब उसमें कुछ देख रहा होता है कौन सा बेटर है, कौन सा सही है, संश्लेषण, फिर ये लास्ट वाले टर्म आ जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा, अंडरस्टैंडिंग। ब्लूम टैक्सोनॉमी को मैं कराऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा मैं, जुड़े रहा हो बस। जो हमारा NIOS की समरी चली रहा है, उसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करेंगे जरूर, ऐसे तरीके से करेंगे कि कोई भी डाउट ना रहे आपको। एक व्यावसायिक कौशल को सीखने की विधि कौन सी होगी? सबसे सही विधि होगी प्रदर्शन विधि। वह शिक्षण विधि पहचानी जो पारंपरिक मानी जाती है, चौक और बातें, चौक उठाओ और बातें करो। नीचे दिए गए कथनों में से एक गैर औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। गैर औपचारिक मतलब जिसे हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल। ये जीवनमुखी होती है, बिल्कुल सही बात है। आवश्यकता उन्मुख है, बिल्कुल सही है, जिस तरह की आपकी नीड है आप उस तरह की एजुकेशन ले सकते हो। अध्येता उन्मुख है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड है, बिल्कुल है, लर्नर को ध्यान में रखकर ही ये इसको डेवलप किया गया है। बट ये परीक्षाोन्मुख नहीं है, हालांकि इसमें एग्जाम होते हैं, बट ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। इसमें एग्जाम को इतनी वरीयता नहीं दी जाती। 165 है, चर्चा करने के लिए छोटे समूह बनाना है तो 4 से 6 बच्चों के लिए, बच्चों का समूह ही छोटा समूह होगा, उससे ज़्यादा का तो बड़ा समूह हो जाएगा।
सीखे हुए का नई परिस्थिति में समस्या समाधान हेतु पिछले ज्ञान का प्रयोग करते हुए प्रयोग कर पाने की क्षमता क्या कहलाती है? पिछले ज्ञान का प्रयोग करते हुए प्रयोग कर पाने की क्षमता कहलाएगी अनुप्रयोग, यानी कि अप्लाइंग, जिसे हम एप्लीकेशन बोल सकते हैं। 167 है, शिक्षण अध्ययन प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण जिसमें पर्यवेक्षण, परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है, क्या कहलाता है? मूल्यांकन ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। इंग्लिश में थोड़ा अलग है, इस वजह से मैं बताता हूँ इंग्लिश में। तो यहाँ पर क्या लिखा है? असेसिंग, और यहाँ पर लिखा है इवेल्युएटिंग। नहीं तो आप बोलो सेम सेम तो है। वह शिक्षा जो उबाऊ और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है, इसे मैंने पहले ही बताया। उबाऊ की जगह से क्या करो? थकाऊ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा। बाहर आधारित, जब बच्चों का बाहर लेकर जाते हो तो एक जटिल प्रक्रिया होती है, बाहर ले जाना, बच्चों को संभालना करना। 169 है, अध्ययन स्थिरता का संगठन शिक्षक द्वारा किया जाना उसे सफलतापूर्वक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। वह कथन पहचानिए जो अध्ययन स्रोतों के संगठित किए जाने से संबंधित नहीं है। अध्ययन स्रोतों के संगठित किए जाने से संबंधित कौन सा नहीं है? अध्ययन का वातावरण उत्पन्न करना, नहीं, अध्ययन का वातावरण उत्पन्न करना ये तो रहेगा ही। गतिविधियों क्रियान्वयन ये भी रहेगा। स्रोतों का संगठन ये भी रहेगा। वस्तुओं का रूपांकन ये इससे संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 170 है, पाठ्यक्रम विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 द्वारा संस्तुत दिशा निर्देश सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, एनसीएफ 2005 क्या बोलता है कि शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ना है, बिल्कुल सही बात है। रटने से दूर करना ये भी बोलता है। सर्वांगीण विकास ये भी ठीक है। कम नम्य मतलब कि लेस फ्लेक्सिबल नहीं, हमें हाई फ्लेक्सिबल बनाना है चीज़ों को, ठीक है। एकीकृत करना ये तो ठीक है, लेकिन लेस फ्लेक्सिबल नहीं, हाई फ्लेक्सिबल। मतलब कि आप टाइम टेबल भी थोड़ा चेंज कर सको बच्चों के हिसाब से, आप शेड्यूल थोड़ा सा बदल सको, आप सब्जेक्ट्स में चेंज कर सको, करिकुलम को थोड़ा बहुत चेंज कर सको, ऐसा। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निश्चित लक्ष्य नहीं होता है, संगठित संस्था इसमें नहीं होती, घर परिवार क्या संस्था होगी इसमें, निश्चित शिक्षण विधि में नहीं होती। ये एक अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराती है, आपको पता भी नहीं चलता और आप चीज़ें सीख जाते हो। जैसे आप बोलना सीखते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप घर में, फैमिली में, परिवार में, दोस्तों के साथ रह रहकर बोलना सीख जाते हो। एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार ढलता है और आकार लेता है, वह क्या है? वह है आपकी शिक्षा। 2 से 8 वर्ष की आयु बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में प्रेरक, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और भाषाई कौशल शामिल है, क्योंकि बाल्यकाल में ही भाषा आपकी विकसित होती है। सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाला सबसे बृहद मार्ग कौन सा है? शिक्षा है। यह कथन किसने कहा? यह संकल्पना या यह कथन दिया गया टैगोर के द्वारा। आरंभिक बाल्यकाल विकास के लिए पाठ्यक्रम ढांचे में विकासात्मक उद्देश्य की ओर है। आरंभिक बाल्यकाल में भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सब तरह का विकास हमें बच्चों को करना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, 75 का डी। की शिक्षा अध्येताओं में नैतिक मूल्यों का विकास करती है। नैतिक मूल्यों का विकास कौन करती? इतिहास करेगा। आपको ये और लग सकता है, बट जो मेरी NIOS की समरी चल रही है ना, जब आप उन्हें देखोगे तो आपको एज इट इज स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा कि नैतिक मूल्यों का विकास किससे होता है? इतिहास को पढ़ने से होता है। ऊंचाई और आकार के संदर्भ में मापने योग्य एक परिवर्तन है। ऊंचाई और आकार के संदर्भ में जिसे हम माप सकते हैं वो क्या है? वो है हमारी एक वृद्धि। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। अध्ययन की प्रक्रिया जहां तक संभव हो आनंददायक होनी चाहिए, श्रम साध्य नहीं होनी चाहिए। यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा है हमारे महात्मा गांधी जी ने। गणितीय संकल्पनाओं में महारत लगाने हेतु शिक्षक और बालक के लिए मुख्य उपकरण क्या है? भाषा। क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही तो आप कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे को बता पाओगे ना। वह कारक पहचाने जो अध्ययन में विद्यार्थियों की कठिनाई को प्रभावित नहीं करता। कठिनाई को प्रभावित कौन सा कारक नहीं करता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि जो आर्थिक कारक है वो ज़्यादा इस पर प्रभाव नहीं डालता लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डालता। पूर्व संख्या संकल्पनाएं बालक किस वर्ष की आयु करने से पूर्व विकसित की जा सकती हैं? जो प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चे कब तक विकसित कर लेते हैं? प्री नंबर कॉन्सेप्ट बच्चे 7 साल की उम्र से पहले विकसित कर लेते हैं। ये क्वेश्चन, जो दोनों क्वेश्चन है, ये थोड़े से डाउट वाले क्वेश्चन है कि ये इनमें कोई बोलेगा 6 में भी कर सकते हैं, कोई बोलेगा 7 में भी कर सकते हैं। के बीच बालक समान आकृति जैसे वर्गों, आयतों, समचतुर्भुजों में सही सही अंतर करने में सक्षम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 182 का ऑप्शन नंबर बी। 7 से 8 वर्ष का बालक है, इनमें सही सही अंतर करने में सक्षम हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसको विश्व की व्याख्या के लिए शक्तिशाली उपकरण माना जाता है? ये संपूर्ण पाठ्यक्रम में वास्तविक अनुभव में चलाया जाना चाहिए। क्या है वो? आपको लगेगा भूगोल, भूगोल नहीं है, वो है आपका गणित। गणित ही विश्व की व्याख्या करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। एक भाषा को सीखने का सबसे पहला कदम कौन सा है? पहला कदम तो होता है सुनना, ठीक है। बट इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सुनना और बोलना दोनों, क्योंकि सुनते हैं बच्चे, बोलते तभी उससे भाषा सीखते हैं। ड्रामा को एक भाषाई गतिविधि के रूप में करने के लिए दो लक्षणों का समावेशन करना चाहिए। वे कौन कौन से हैं? देख, तो एक तो ड्रामा में क्या आना चाहिए? हमें आनंद आना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? वह स्वतंत्र होना चाहिए, किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। भाषाई निपुणता में शामिल दो तत्व कौन कौन से हैं? ये दोनों ही शामिल होंगे, क्योंकि प्रभाव भी होने चाहिए, सटीकता भी हो, शब्द ज्ञान भी हो, और स्पष्टता भी हो। 186 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। प्रभाव और सटीकता, शब्द ज्ञान और स्पष्टता। ये अकेला भी हो, क्योंकि इन्होंने बोला शामिल दो तत्व हैं, इस तरह से तो एक दो तीन चार तत्व हो जाएंगे, तो हमें ये वाला हटाना पड़ेगा। फिर हमें ऑप्शन नंबर ए को लगाना पड़ेगा राइट आंसर की, प्रभाव और सटीकता, क्योंकि दो तत्व लिखे हुए हैं तो हम सी की तरफ नहीं जा सकते। ए होगा इसका राइट आंसर, हालांकि जरूरी वो भी है। 187 है। टीम वर्क के द्वारा सीखने पर जोर देता है। निरंतर अध्ययन, सहकारी अध्ययन, कक्षा व्याख्यान। कक्षा व्याख्यान टीम वर्क के द्वारा सीखने पर जोर देता है। देखिए, कक्षा व्याख्यान तो टीम वर्क में होगा नहीं, तो फिर हमें मतलब फिर हमारा डी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा तो फिर हमारा ए भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सहकारी अध्ययन। भाषा जिसमें शिक्षक एक घटना या सामग्री पर व्याख्यान देता है क्या कहलाता है? व्याख्यान दे रहा है, व्याख्यान दे रहा है मतलब कि लेक्चर दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे व्याख्या बोलना चाहिए इसे। एक मिनट, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। भाषा जिसमें एक शिक्षण एक घटना या सामग्री पर एक व्याख्यान देता है, इसे हम बोलेंगे कथन। तो को इंग्लिश में देखते हैं इसको, इसे हम बोलेंगे नरेशन। बिल्कुल सही है। स्पीच इन विच अ टीचर डिलीवर्स अ लेक्चर ऑन एन इंसिडेंट और कंटेंट इज कॉल्ड नरेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। भाषा शिक्षण का एक तरीका जो माध्यम और अध्ययन के अंतिम लक्ष्य दोनों के रूप में अन्योन्य क्रिया पर जोर देता है क्या कहलाता है? वो कहलाएगा आपका संप्रेषणीय भाषा शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। 190 है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाषी विधि का एक गुण नहीं है? द्विभाषी विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं होते, विद्यार्थी जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया सीधा सीधा। पुस्तक गणितीय खोज किसने लिखी? जॉर्ज पोलिया ने लिखी। पर्यावरण विज्ञान को एक समाज बनाने में स्थायी निवेश के रूप में वर्णित कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन जो है परिवर्तनशील समाज बनाता है, सकारात्मक समाज बनाता है, धारणीय समाज। 192 इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर सी माना गया है कि एक धारणीय समाज बनाने में स्थायी निवेश के रूप में वर्णित कर सकते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। एक सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब कि सतत। सतत क्या होता है कि जैसे मैं अभी पेन टेप का यूज़ कर पा रहा हूँ, तो मैं इसका इस तरह से यूज़ करूँ कि आने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है वो भी इसका यूज़ कर सके, इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल। अगर मैं इसको तोड़ फोड़ दूंगा तो फिर सामने वाला यूज़ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ धारणीय की जगह यहाँ पर होना चाहिए था सतत। जिससे पर्यावरण हमारा स्थायी रहेगा, मतलब चीज़ों का क्षरण नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृष्टांत का प्रकार नहीं है? तो ये तीनों ही दृष्टांत का यानी इलस्ट्रेशन का प्रकार है। नॉन वर्बल इलस्ट्रेशन किसी तरह का इलस्ट्रेशन होता नहीं है। वन 194 है। शिक्षण और अभिभावकों की भूमिका इन संवेदनशील अवधियों के प्रति जागरूक होने और बालक को उन वस्तुओं पर केंद्रित करने के पूर्ण अवसर देती है, माहौल बनाती है जिन्हें वो रुचि लेता है। ये जो है ना, ये रिलेटेड है मारिया मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली से। ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा। 195 है। तब होता है जब एक बालक बोध हुई वस्तु को अंतस्थ करने का प्रयास करते हुए दो प्रक्रियाओं के बीच संतुलन से टकराता है। क्या होगा तब? तब होगा
जब बालक बोध की हुई वस्तु का अंतस्थ का प्रयास करने दो शक्तियों के संतुलन से टकराता है तो संतुलन होगा, इक्विलिब्रियम होगा, जिसमें बच्चा चीज को अंदर एक्वायर कर रहा होगा, वो मतलब कि उसके स्कीमा में जो है वो, और बाहर उसने जो देखा, उन दोनों के बीच संतुलन करने की प्रक्रिया से जब होगी तो उसे हम संतुलन ही बोलेंगे। हालांकि ये इसे ना हम वो ही बोल सकते हैं, एडेप्टेशन ही बोल सकते हैं, क्योंकि एडेप्टेशन में भी यही होता है, जब संतुलन हो जाता है तो व्यक्ति अडेप्ट कर लेता है। एडेप्टेशन होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, वहां पर इसका आंसर एडेप्टेशन लगाया हुआ है। 196 है, बालक की सोच बोध और की प्रक्रिया के साथ आरंभ होती है। बालक की सोच बोध और रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधित्व के साथ प्रारंभ होती है। 197 है, आज शिक्षा में अत्यधिक शक्तिशाली आंदोलन की ओर है। आज शिक्षा में सबसे अत्यधिक शक्तिशाली आंदोलन मतलब कि ज़्यादातर किस मेथड से पढ़ाए जाने पर फोकस किया जा रहा है, तो सक्रिय अध्ययन यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव लर्निंग। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं है? पाठ्यक्रम भार में वृद्धि शामिल नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं करना पाठ्यक्रम भार को, इसको तो कम ही करना है। शिक्षा का पारंपरिक विधियों में से एक है, शिक्षा की पारंपरिक विधि कौन सी है? व्याख्या। अन्योन्य क्रियात्मक शिक्षण के चरण कौन कौन से हैं? अन्योन्य क्रियात्मक शिक्षक चरण में हमारे चारों ही आ जाएंगे, क्योंकि प्रदर्शन भी हो जाएगा, मामला अध्ययन भी हो जाएगा, नोट समीक्षा भी हो जाएगा। इंग्लिश में और अच्छे समझ में बता देता हूँ मैं। नोट रिव्यू, नोट्स का रिव्यू कर रहे हो, इसमें भी इंटरेक्टिव हो रहा है। केस स्टडी में भी इंटरेक्शन होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन में तो इंटरेक्शन होगा ही, तो ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हुए हमारे कौन से 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। पूरे पेपर को हमने एक साथ ही खत्म कर दिया। जो 2019 के क्वेश्चन पेपर है अब उनको डिस्कस करेंगे। ध्यान रखो, NIOS समरी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है CDP बाय दीपक सर। दोनों ही प्लेलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके DSSB के एग्जामिनेशन के लिए। जाइए और देखिए दोनों को। किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट रहा है, बाकी और अदर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।